हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 13 दिसंबर और आज की वीडियो में हम 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर के सारी PDF फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला लगा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, बलिया में। अगला है, PM श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1780 स्कूलों का। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे और इसके आगे की यानी कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये बनाया है ईशान किशन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, केरल ने। ठीक है, याद रखेंगे भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। अगला है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गोवा में। अगला है, विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के काशी से किस राज्य के बीच काशी तमिल संगमम एक नई ट्रेन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भी, तमिलनाडु। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी के बीच एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो काशी तमिल संगमम। उन्होंने यह भी बताया कि वाराणसी स्टेशन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इसके पुनरुद्धार पर 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काशी तमिल संगमम क्या है? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 1 महीने का लंबा कार्यक्रम है। तो दोस्तों काशी तमिल संगमम ये एक कार्यक्रम है, एक महोत्सव आप कह सकते हैं। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको जो है मनाया जा रहा है और इसी के तहत जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने उत्तर प्रदेश के काशी से तमिलनाडु के बीच जो है एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा भी की है। तो आप याद रखेंगे काशी तमिल संगमम जो ट्रेन है ये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगी। अगला है, CBSE की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विश्वविद्यालयों की भी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है। इसका नाम क्या होगा? यानी कि CBSE की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनकी भी क्या किया गया है, एक वेबसाइट बनाई गई है सभी कॉलेजों की। तो ये जो वेबसाइट है उसको नाम क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पहचान। दोस्तों CBSE की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो विद्यालय हैं इनकी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई गई है और इसे पहचान नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो लोगों को उनके क्षेत्र के स्कूलों के विषय में जानने पहचानने का अवसर देने के साथ ही उसके उत्कर्ष में योगदान के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य होगा। स्कूलों के वेब पेज बनवाने का जो काम है वो मुख्यमंत्री की
100 दिन की कार्य योजना में शामिल था। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़े राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों की जो जानकारी है वो एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, तो हर एक कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाई गई है और इसको पहचान नाम दिया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहचान क्या है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के सभी जो कॉलेज हैं उनकी वेबसाइट बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है पहचान। ठीक, इस बात को याद रखना है। और दोस्तों इससे लाभ क्या है, तो इससे लाभ ये है कि किसी भी कॉलेज के बारे में जानने के लिए, जो भी विद्यालय होगा उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो वेबसाइट पे जाकर जो आम लोग हैं वो भी ये सारी जानकारी ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोरखपुर। दोस्तों साहित्य, संस्कृति और विचारों के महाकुंभ गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल, क्योंकि ये जो लिटरेरी फेस्टिवल है गोरखपुर में आयोजित होगा इसलिए इसको नाम दिया गया गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल। तो इसका जो आयोजन है वो 7 और 8 जनवरी 2023 को किया जाएगा। आयोजन में देश भर से नामी साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला जगत से जुड़ी हस्तियां जुटेंगी। इस दौरान साहित्य से लेकर सांस्कृतिक और कला जगत पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लिटरेरी फेस्टिवल में साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, स्त्री विमर्श, सिनेमा आदि पर आधारित विभिन्न सत्रों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि लिटरेरी फेस्टिवल जो 7 और 8 जनवरी 2023 को आयोजित होगा, ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे नाम लिटरेरी फेस्टिवल। अगला है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, भूपेंद्र पटेल। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं यही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और इन्होंने दूसरी बार शपथ ली है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों भाजपा के नेता हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने 12 दिसंबर को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवव्रत, उन्होंने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई, क्योंकि इससे पहले जो ये मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र पटेल, तो ये जो है 13 सितंबर 2021 को बने थे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, और उस दौरान उन्होंने शपथ ली थी 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अभी जो है इन्होंने शपथ ली है 12 दिसंबर को, तो इन्होंने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 156 सीटें जीती, जो राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि 182 यहाँ पर सीटें थी विधानसभा की, जिसमें से जो भाजपा है भारतीय जनता पार्टी, उसने 156 सीटें जीती है, जो कि राज्य में अब तक उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आपको याद रखना है कि गुजरात के सीएम जो है फिर से कौन बन गए हैं, तो भूपेंद्र पटेल ये जो है गुजरात के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों कल आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये क्या बने हैं, सीएम बने हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और वो किस पार्टी से संबंधित है, तो वो कांग्रेस से संबंधित है। अगला है 2022 हरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 5वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में जारी हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार जो दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उसमें भारत जो है 20 मूल्यवान कंपनियों के साथ जो भारत है ये दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया। यानी कि अभी जो है हरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। ठीक है, यानी कि दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची, तो उसमें जो हमारा देश भारत है वो 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ इस सूची में 5वें स्थान पर आ गया है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। पिछले साल अगर इंडिया की हम रैंकिंग देखें तो पिछले साल भारत जो है ये 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था, लेकिन इस साल 20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर आ गया। अब अगर हम बात करें इंडिया की कि सर्वश्रेष्ठ जो हमारे देश की कंपनी है सबसे मूल्यवान वो कौन सी रही, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, नाम याद रखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी थी। यह दुनिया में 34वें स्थान पर था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को
दूसरा स्थान दिया गया और HDFC बैंक ये जो है तीसरे स्थान पर रहा। अमेरिका स्थित एप्पल हरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान वाली कंपनी है। एप्पल को, ठीक है, याद रखेंगे, ये जो है हरून ग्लोबल 500 जो सूची जारी की गई है उसमें टॉप पर है, ठीक है। शीर्ष रैंक वाली कंपनी कौन सी है अगर आपसे कह दिया जाए दुनिया भर की, तो वो है एप्पल। जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद अल्फाबेट गूगल के मालिक, अमेजॉन और टेस्ला, ठीक है। ये जो कंपनियां ये क्रमबद्ध हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इस तरह से। अभी अगर हम बात करें देश के हिसाब से यानी कि कंट्री वाइज, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये 260 कंपनियों के साथ इसमें शीर्ष पर है, ठीक है। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 जो जारी की गई है उसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा, तो 260 कंपनियों के साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये शीर्ष पर रहा, ठीक है। हमारा देश 5वें स्थान पर है, कितनी कंपनियों के साथ, तो 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत 5वें स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। तो चाइना जो है 35 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर है और 28 कंपनियों के साथ जो जापान है ये तीसरे स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम ये 21 कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर आता है हमारा इंडिया 20 कंपनियों के साथ। और दोस्तों एक देश और है जो कि 5वें स्थान पर है, तो वो कौन सा है, तो वो है कनाडा। यानी कि इंडिया और कनाडा ये जो है 20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर आते हैं, ठीक। तो ये लिस्ट जो जारी की गई है याद रखेंगे आप, हरून ग्लोबल 500 की सूची 2022 की, ठीक है। मेन बातें जो आपको यहाँ पर बताई हैं वो सारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है हिमालय में पाई जाने वाली कितनी औषधीय पौधों की प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। तो अभी जो है कितनी प्रजातियां हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 3 प्रजातियां। दोस्तों हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को हाल ही में एक आकलन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट में रखा गया। ये जो प्रजातियां हैं ये नेपाल, भारत, चीन, सिक्किम और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब ये जो 3 प्रजातियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो पहली प्रजाति है कौन सी, पहली है मीजोट्रोपिस पैलिटा, पहली प्रजाति, ठीक है। ये आमतौर पर पटवा के रूप में जानी जाती है और यह एक 12मासी झाड़ी है जो उत्तराखंड के लिए स्थानिक है, ठीक। तो एक तो प्रजाति हो गई ये मीजोट्रोपिस पैलिटा। दूसरी प्रजाति कौन सी है, तो दूसरी है फ्रिटिलारिया सिरोसा, ये दूसरी प्रजाति है, ठीक है। पहली आपने देखा यहाँ पे और ये है दूसरी, ठीक है। दूसरी है फ्रिटिलारिया सिरोसा, ये एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। तीसरी प्रजाति कौन सी है, तो डेक्टाई लॉरिजा हताग्रिया, ये है तीसरी प्रजाति। और ये जो पौधे जो औषधीय पौधे हैं उसकी जो प्रजाति है, तो इसका क्या उपयोग होता है, तो पेचिस है, जठर शोध है, पुराने बुखार है, खांसी है, पेट दर्द है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो एक तो हो गई ये, तो ये 3 प्रजातियां हैं औषधीय पौधों की जिनको जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, ठीक। तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे नाम से भी रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, 3 प्रजातियां हैं और तीनों के नाम भी याद रखने हैं। अगला है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मनोहर पारिकर के नाम पर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे मनोहर पारिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा। मनोहर पारिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। वह 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और ये जो है CM रहे थे कब से कब तक, तो 2000 से 2005 के बीच रहे, 2012 से 2014 के बीच रहे और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु तक ये CM बने रहे गोवा के। मनोहर पारिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित
किया गया था। तो अभी जो मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा कि इसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये नाम पे रखा जाएगा मनोहर पार्कर के। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। गोवा का जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मनोहर पार्कर के नाम पर। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन और व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया, किस एयरपोर्ट पर, तो आपको याद रखना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, ठीक है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, केरल में है। इसको भी आपको यहाँ से याद रखना है। दोस्तों ये जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। ये जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये केरल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये 7वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और अभी जो है जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर देश का पहला चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। और ये जो बिजनेस जेट टर्मिनल है ये 40,000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला है, ठीक। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थी, तो ये जो है एक प्रसिद्ध गायक थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध मराठी लावड़ी सिंगर थी सुलोचना चौहान, जिनका उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 10 दिसंबर को मुंबई में निधन हो गया। पद्मश्री से ये सम्मानित थी और 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। लावड़ी समर्दनी यानी कि लावड़ी क्वीन के रूप में जानी जाने वाली सुलोचना चौहान इस पारंपरिक महाराष्ट्रियन संगीत शैली की सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। उन्हें संगीत को दिए गए योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ठीक। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हो गया, ये कौन थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये एक सिंगर थी, प्रसिद्ध मराठी सिंगर। अगला क्वेश्चन है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। दोस्तों हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है ताकि बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये जो दिन है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा एक दिवस और 11 दिसंबर को मनाया जाता है, वो कौन सा है, तो हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे भी मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हों, यानी उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैले। तो याद रखेंगे 11 दिसंबर को 2 दिवस हैं, एक तो है यूनिसेफ दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये दोनों ही 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। दोस्तों यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो हुई है 1946 में। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो है न्यूयॉर्क में है हेड क्वार्टर, ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है, स्थापना 1946 में हुई। तो ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हेड क्वार्टर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे 13 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 2022 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में कौन शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, नुपुर शर्मा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, ठीक है। ये यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।